नमस्कार। मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह हम हाजिर हैं आपकी जेब से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के, और उन खबरों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं फटाफट कि आखिर में किन विशेष मुद्दों पर हम बातचीत करने वाले हैं। नजर डालते हैं ऑन द शो पर। भारत के चावल निर्यातकों को बड़ा झटका लगा है। क्या है पूरी खबर, बस अब से थोड़ी देर में इस पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे। सेबी को किस बात का शक है? जी हाँ, सेबी को लेकर के एक और नई अपडेट आई है। क्या कुछ वहां पर आशंकाएं सेबी की तरफ से जताई जा रही हैं, इस पर भी करेंगे विस्तार पूर्वक चर्चा। सबसे बड़े बैंक घोटाले में बड़ा खुलासा, क्या है पूरा मामला, जानेंगे बस थोड़ी ही देर में। नहीं बढ़ी भारत की साख, क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, तो आखिर में इस पर भी हम करेंगे विस्तार पूर्वक बातचीत। ये गारंटी नहीं चलेगी, जी हाँ, ये गारंटी नहीं चलेगी, इस पर भी हमारे पास विशेष रूप से हमने तैयारी की हुई है, तो इस पर भी डिटेल में बातचीत करेंगे। गरीब हुए या कमाई बढ़ी, जी हाँ, कल ही सरकार की तरफ से कुछ एक आंकड़े जारी किए गए थे गरीबी को लेकर के और दावे किए गए थे, तो उस पर थोड़ा सा विश्लेषण और आज हम करेंगे कि आखिर में गरीब हुए हैं या वाकई में कमाई बढ़ी है। तो चलिए चावल निर्यातकों की खबर के साथ शुरुआत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय चावल निर्यातकों पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जरिए जारी होने वाले चावल खरीद टेंडर में भाग लेने की रोक लगा दी है। भारत की तरफ से चावल निर्यात पर लगाई गई पाबंदियों की वजह से संयुक्त राष्ट्र ने यह कदम उठाया है। भारत की तरफ से 2022 के दौरान टूटे चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई गई थी। इसके बाद पिछले साल अगस्त में गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सर, इस प्रतिबंध के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो देखनी पड़ सकती हैं? विपुल, हम लोग प्रारंभ से शुरुआत से इस फैसले को फॉलो कर रहे हैं मनी सेंट्रल में, और बता रहे हैं कि भारत ने जो फैसला लिया था, इस फैसले का उद्देश्य भारतीय बाजार में कीमतों को कम रखना था। वो तो कम हुई या नहीं हुई, वास्तव में उनका बड़ा असर भारत में अनाज की कीमतों पर नहीं पड़ा, लेकिन निर्यात बाजार में भारत की कृषि निर्यातों की स्थिति बिगड़ गई। और इस बात की संभावना थी कि दुनिया के बाजार में भारत का चावल कम होने से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चावल की कमी दिखाई पड़ रही है, उसको लेकर कई जगह इसका विरोध भी होगा। पिछले साल के में कुछ देशों ने तो इस मामले को डब्ल्यूटीओ तक पहुंचाया था, और अब एफएओ ने, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उसकी ये सख्ती भारतीय निर्यातकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। निर्यात तो रुका हुआ है, पर भारतीय निर्यातकों को आगे कभी चावल बाजार में पहुंचने में अब दिक्कत होगी। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात यह कि भारत के चावल निर्यातक हाल के प्रतिबंध के बाद पाकिस्तान के मुकाबले चावल का बाजार भी गंवा रहे हैं। कई सारे दुनिया के बाजार हैं जहां भारतीय चावल की मांग थी, वहां पर अब पाकिस्तान का चावल पहुंच रहा है। तो कुल दोनों ही परिस्थितियों में भारत में कितना इससे चावल की कीमतों में कमी हुई है तो दिखता नहीं। बढ़ोतरी तो वो ज्यादा नहीं हुई, लेकिन कीमतें नीचे नहीं आई। पर निर्यातकों के लिए बाजार गंवाना बड़ी बड़ी समस्या बन रहा है, और अब जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से एक एजेंसी ने इसे रोक दिया है, तो इसका असर अन्य बाजारों पर भी होगा। बिल्कुल होगा। इस बीच घरेलू मार्केट में चावल की महंगाई को कम करने के लिए सरकार सरकारी भंडार से खुले बाजार में बेचे जा रहे चावल की कीमत कम कर सकती है। कीमतों को घटाने के प्रस्ताव को अलग अलग मंत्रालयों की समिति पहले ही मंजूरी दे चुकी है, और ये माना जा रहा है कि घटा हुआ भाव अगली नीलामी से लागू हो सकता है। फिलहाल ओएमएसएस के तहत बेचे जा रहे चावल का रिजर्व भाव 2900 रुपये प्रति क्विंटल है, और इसे घटा करके 2600 रुपये करने पर विचार हो रहा है। सर, इससे क्या वाकई में कीमतें कम हो पाएंगी? फिर से एक बार कोशिश की जा रही है बाजार में चावल की आपूर्ति बढ़ाने की, और खासतौर से कीमतें कम करके, लेकिन वही मांग सप्लाई की का संतुलन सुधर नहीं पा रहा है। ओएमएसएस में केवल एक अपॉर्चुनिटी सरकार के पास एक विकल्प रहता है विपुल जी, जिसमें कि वो बाजार में थोड़ा बहुत चावल भेज सके और महंगाई को कम कर सके। लेकिन ओवरऑल जो बाजार की अंतर्धारणा है अनाज को लेकर, गेहूं और चावल को लेकर, वो महंगाई वाली ही बनी हुई है। महत्वपूर्ण बात यह होगी कि चावल की कीमत क्या तय की जाती है, क्योंकि इससे संकेत मिल रहे हैं कि 2600 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास अगर ये चावल बेचा जाता है, तो शायद खरीफ की फसल भी आ रही है, उसका असर भी बाजार में, थोड़ी आपूर्ति बेहतर है तो उससे बाजार में चावल की कीमतों पर कुछ असर दिखाई देगा। जी, इस बीच जो है म्यूचुअल फंड स्कीमों की बिक्री बढ़ाने को लेकर के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोनस या दूसरे लाभ देने के लिए कई फंड हाउसेस सेबी के रडार पर हैं। इस सिलसिले में सेबी ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के संगठन एम्फी को भी लिखा है और कहा है कि फंड हाउसेस की तरफ से डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस तरह के लाभ देने पर रोक लगाई जाए। बीते 10 महीने में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब सेबी ने फंड हाउसेस के इस तरह के काम को लेकर के आपत्ति जताई है। सर, आखिर में सेबी को इसमें गलत नजर क्या आ रहा है? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेकर सेबी और एम्फी के बीच में खींचतान लगातार जारी है। पिछले एक साल से अगर आप लगातार देख रहे हो, सेबी ने एक नई व्यवस्था लाने की बात कही थी, फिर उस व्यवस्था में जो नया प्रस्ताव किया गया था उसे वापस ले लिया गया था। सेबी ऐसा मान रहा है, सेबी के अपनी व्यवस्थाओं के तहत,
कि डिस्ट्रीब्यूटर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो बोनस और बाकी कई तरीके के लाभ दिए जाते हैं, उनके असर से वो प्रोडक्ट्स की मिस सेलिंग करते हैं, म्यूचुअल फंड्स की मिस सेलिंग करते हैं। भारत में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की मिस सेलिंग एक बड़ी समस्या है, और हर तरह से, चाहे वो इंश्योरेंस में हो या हेल्थ इंश्योरेंस में हो, म्यूचुअल फंड में भी हो। हमने भी लगातार अपने अलग अलग कार्यक्रमों में बातचीत करते हुए पाया है कि कई जगह इवन म्यूचुअल फंड्स को इस बात की चुनौती आती है कि किसी स्कीम को पुश करना चाहते हैं और उनकी कोई दूसरी स्कीम बेच दी जाती है। ऐसा माना जा रहा है, सेबी ऐसा मान रहा है कि म्यूचुअल फंड उद्योग इस व्यवस्था के तहत अतिरिक्त लाभ देकर या अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर सही स्कीमों की बिक्री को बढ़ावा नहीं देते हैं। मामला म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री की बॉडी और रेगुलेटर के बीच में है, पर यह बहस दिलचस्प है और अभी तक सेबी हमें लगता है कि एमफी के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हो पाई है इस मामले में। जी, इधर लाल सागर में बढ़े तनाव की वजह से मिडिल ईस्ट के देशों से भारत में फर्टिलाइजर इंपोर्ट की शिपमेंट प्रभावित हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक शिपमेंट में 15 दिन की देरी के साथ किराए में भी बढ़ोतरी हुई है और इसकी वजह से भारत में फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ने की आशंका है। ऐसा हुआ तो सरकार का फर्टिलाइजर सब्सिडी का बिल बढ़ सकता है। सर, कहाँ से आयात पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है और अगर वैकल्पिक रूट को अगर हम चुनते हैं तो उससे कीमतों पर क्या असर होगा? विपुल जी, भारत की फर्टिलाइजर कंपनियों के पास अब स्टॉक्स की समस्या है, कच्चे माल के स्टॉक की समस्या है। जॉर्डन और इजराइल दो प्रमुख स्रोत हैं जहां से एक बड़ा हिस्सा भारत के इंपोर्ट्स का आता है। मध्य पूर्व के देशों से, मिडिल ईस्ट के देशों से भारत के फर्टिलाइजर कच्चे माल का बड़ा आयात होता है और ये पूरा का पूरा हिस्सा कई तरीके की मुश्किलों में फंसा हुआ है। इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, सुएज नहर से आवाजाही लगभग बंद है, लगभग 3 हफ्ते होने जा रहे हैं और सुएज नहर की परिस्थितियां बिल्कुल उसी तरीके की हैं जो पहले बनी हुई थी। वहां से शिप्स का मूवमेंट सही नहीं है। और अब तीसरी बात यह कि जो रूस के जरिए या रूस के आसपास के देशों से आने वाला कच्चा माल था वो भी इसी रास्ते से भारत आता था, ब्लैक सी होते हुए, उसमें भी परिवहन में समस्या है। और अब चुनौती यह है कि या तो भारतीय कंपनियों को लंबे समय में देरी से कच्चा माल मिलेगा, तो जो कच्चे माल की आपूर्ति अब हो रही है वो अफ्रीका के रास्ते हो रही है, यानी पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के करीब 35 दिनों का ट्रेवल टाइम लेकर भारतीय बाजार में फर्टिलाइजर का कच्चा माल आएगा, या कंपनियों को दूसरे कहीं स्रोतों की व्यवस्था करनी पड़ेगी जो पाना आसान नहीं है। और इसलिए आने वाली छमाही में भारत में फर्टिलाइजर पर सब्सिडी बढ़ाने की नौबत आ सकती है, क्योंकि कीमतें तो बढ़ाना कंपनियों के हाथ में नहीं है और सरकार चुनाव को देखते हुए शायद फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ने भी नहीं देगी, उर्वरक की कीमतें नहीं बढ़ने देगी। इसलिए आप मानकर चलिए कि अगर ये रेड सी का गतिरोध और 1 महीने 1.5 महीने जारी रहता है तो सरकार का फर्टिलाइजर बिल और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि कंपनियों को और ज्यादा सब्सिडी देनी पड़ेगी। बिल्कुल। और इस बीच बॉन्ड यील्ड और अर्निंग यील्ड में अंतर बढ़ाने की वजह से आशंका है कि शेयर बाजार में गिरावट बढ़ सकती है। आपको बता दें कि इन दोनों यील्ड में अब अंतर जो है वो बढ़ करके 258 बेसिस पॉइंट तक पहुंच चुका है, जो करीब 5 साल का ऊपरी स्तर देखने को मिल रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे इस अंतर को कैसे समझा जाए, ये अंतर की वजह क्या है? हमेशा शेयर बाजार में ये दो प्रतिस्पर्धी ताकतें हैं जो रिटर्न्स को प्रभावित करती हैं। जब भी बॉन्ड की यील्ड ज्यादा होती है, यानी बॉन्ड पर लोगों को ज्यादा बेहतर रिटर्न मिलता है ब्याज दरें बढ़ने के कारण, तो वो शेयर बाजार से पीछे हटते हैं और ये गतिरोध, ये परिस्थिति फिर एक बार बनती दिखाई दे रही है। जो आंकड़े हमारे सामने उनके हिसाब से दिखाई दे रहा है कि भारत की पूरी दुनिया में 5 साल का सर्वोच्च स्तर है बॉन्ड यील्ड में और भारत के बाजार की अर्निंग यील्ड में। और यही वो बिंदु होता है जहां से शेयर बाजारों में वापसी शुरू होती है, शेयर बाजारों में गिरावट का रुख बनना शुरू होता है, क्योंकि निवेशकों को पूंजी पर बेहतर रिटर्न का एक दूसरा विकल्प मिल जाता है। और बॉन्ड पर में निवेश को आमतौर पर शेयरों से ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि उनमें सरकारों की सॉवरेन गारंटी होती है। अभी स्थिति यह है कि करीब करीब 258 बेसिस पॉइंट के आसपास का अंतर है। और इससे पहले भी जब इतिहास से बताता है कि बीते 5 सालों में भी करीब करीब 6-7 बार ऐसा हुआ है, शायद 8 बार ऐसा हुआ है कि जब भी बॉन्ड यील्ड्स में, यानी बॉन्ड पे मिलने वाले रिटर्न में और स्टॉक मार्केट पर मिलने वाले रिटर्न में गैप बढ़ा है, तो शेयर बाजार टूटे हैं या गिरे हैं, और वो दबाव हमें बाजारों पर दिखाई दे रहा है। वो दिखाई दे रहा है और बुरी तरह टूटे हैं। आज जो है भारतीय बाजारों में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली है एक तरफा रैली के बाद। इधर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया का कोई देश अगर भारतीय वस्तुओं के इंपोर्ट को हतोत्साहित करने के लिए नॉन टैरिफ रुकावटें पैदा करेगा तो उस देश के खिलाफ भी भारत भी ऐसा ही कदम उठाएगा। पीयूष गोयल ने निर्यातकों से कहा कि उनको अगर किसी देश में किसी तरह के नॉन टैरिफ बैरियर्स का सामना करना पड़े तो उसकी जानकारी सरकार को दें। वाणिज्य मंत्री का ये बयान ऐसे समय पर आया है जबकि यूरोप में कार्बन टैक्स की बातें हो रही हैं। सर, विदेश व्यापार को लेकर के भारत का ये जो स्टैंड है, ये आपको लगता है कि मदद करेगा? ये बयान थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि आमतौर पर भारत की तरफ से अभी एक तरफ तो ये बात कही जा रही थी कि भारत में इंपोर्ट ड्यूटीज ज्यादा हैं, उनको कम किया जाए,
और अमेरिका और दुनिया के देशों के साथ व्यापार के रिश्तों को आसान करने की बात की जा रही थी। अब थोड़ा सा आक्रामक बयान भारत के वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से आया है और इसे शायद यूरोप की तरफ से कार्बन टैक्स के संदर्भ में देखा जा रहा है। लेकिन क्या कार्बन टैक्स नॉन टैरिफ बैरियर है या कार्बन टैक्स एक टैरिफ है जिसे लगाने की तैयारी की जा रही, देखना मुश्किल है। पर भारत को अब दुनिया के ट्रेड व्यापार के कारोबार में अपनी जगह बनाने के लिए इस तरीके की तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग विस्तार से इकोनॉमिकल में चर्चा कर चुके हैं कि दुनिया के व्यापार का भूगोल बदल रहा है, नियर शोरिंग और फ्रेंड शोरिंग आ रही है, अपने आसपास के बाजारों को ज्यादा वरीयता दी जा रही है। ऐसी स्थिति में दुनिया के देश कई अन्य बाजारों से आने वाले सामानों पर अब उस तरीके के प्रतिबंध लगाएंगे जो हमें आने वाले समय में दिखाई देंगे, क्योंकि WTO के नेतृत्व में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था बनी थी, जो सहमति बनी थी, वो लगभग अब लड़खड़ा आ गई है। इसलिए अब व्यापार को लेकर नए किस्म की पेशबंदियां पूरी दुनिया में शुरू हो रही है। जी। इस बीच देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले यानी एबीजी शिपयार्ड बैंक घोटाले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। इस घोटाले को लेकर के दाखिल की गई ईडी की चार्जशीट में कहा गया कि एबीजी शिपयार्ड ने बैंकों से लिए गए कर्ज की रकम को ठिकाने लगाने के लिए सिंगापुर की 38 संस्थाओं की मदद से 27 फर्जी कंपनियां तैयार की और ये पैसा उन कंपनियों में ट्रांसफर किया गया। ये पूरा घोटाला करीब 23,000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। सर, ये जो खुलासा हुआ है, ये कितना सेंसिटिव आप इसे मानते हैं? भारत के बैंक घोटाले में ये बिल्कुल नया मोड़ है और काफी सनसनीखेज मोड़ है। बैंकों से पैसे लेकर भाग जाना, उन पैसे लेकर डिफॉल्ट हो जाना, बैंकों के लोन का अलग अलग जगह इस्तेमाल करना, ये भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर का एक आम फहम घोटाला जैसा हो गया। और आपको हर 2-3 साल में ऐसी कई कंपनियां निकलती दिखाई देती हैं जो ऐसा करती हैं। एबीजी शिपयार्ड काफी बड़ा घोटाला था, 30,000 करोड़ रुपए का, कई बैंक इसमें शामिल थे। पर इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो नई जानकारी ईडी की चार्जशीट में निकल कर आई है, जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, कि जो रकम ली गई थी बैंकों से एबीजी शिपयार्ड की तरफ से भारत में परियोजनाएं चलाने के लिए, उसे विदेश भेजा गया और उसे सिंगापुर के बैंकों से या दुनिया के बाकी बैंकों से इस्तेमाल में लाया गया और उस पैसे को वहां इस्तेमाल किया गया। ये अपने आप में चौंकाने वाली गतिविधि है। अभी तक ऐसा भारत में बैंकों के पैसे को लेकर घोटालों में नहीं देखा गया था। तो ये एक नई कड़ी जुड़ रही है जिसमें भारत की एक कंपनी ने भारतीय बैंकों को लूटा चूना लगाया और फिर इस पैसे के स्थिति को बचाने के लिए, इस पैसे को मूव करने के लिए सिंगापुर में कंपनियां बनाई, सिंगापुर के बैंकों की मदद ली और वहां से इस कारोबार को संचालित किया। जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब रुख कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आज की सबसे बड़ी जो है वो ये है कि ईरान की तरफ से इराक, सीरिया और पाकिस्तान में दागी गई मिसाइलों के बाद मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मंगलवार रात को ईरान की तरफ से कथित आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए। ईरान के मिसाइल हमले से पाकिस्तान में 2 बच्चों की भी मौत की खबर है और पाकिस्तान ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इजराइल हमास युद्ध की वजह से पहले ही मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है और अब ईरान के मिसाइल हमले के बाद तनाव और भी ज़्यादा गहराने की आशंका जताई जा रही है। सर, ये जो हमला नया डेवलपमेंट हुआ है, इससे आप किस तरीके का असर देख रहे हैं बाजार के ऊपर? 2 तरह से देखा जाए। बेहद बाजार की प्रतिक्रिया काफी उलझी सी रही। शेयर बाजारों में आज हमने तेज गिरावट देखी, जिसमें एक असर यह भी था कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर एक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका थी। शेयर बाजार थोड़े लड़खड़ाते दिखाई दिए। हालांकि शेयर बाजारों के लड़खड़ाने की और भी कई सारी वजह थी, लेकिन इसके बदले विपुल जी, तेल के बाजार में कोई गतिविधि नहीं दिखाई दी, कोई घटनाक्रम नहीं दिखाई दिया। और ये बात हम अपने पिछले कार्यक्रम में भी बात कर चुके हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब मिडिल ईस्ट में कई जगह कई मोर्चे खुले हुए हैं और कच्चे तेल की कीमत $80 से नीचे बनी हुई है, $77-76 के आसपास बनी हुई है। इसकी बड़ी वजह यह है कि मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में जो बड़े पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स हैं, जो बड़े एक्टर्स हैं, सऊदी, अमीरात, ये सब बिल्कुल चुप हैं। उन्होंने इस पूरी घटनाक्रम से, चाहे वो इजराइल और हमास के बीच का युद्ध हो और चाहे अब ईरान की तरफ से इस पूरे मामले में थोड़ा और आगे बढ़कर स्ट्रेटेजिक फैसले लेने की बात हो, इस घटनाक्रम से अपने आप को दूर रखा है। तो अगर आप कूटनीतिक का आधार पर देखें या जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो ये घटनाक्रम काफी बड़ा है और ये विवाद और ये सुरक्षा का संकट अब पूरे मध्य पूर्व में फैल रहा है और जो अब भारत की सीमा तक, भारत के आसपास भी आ गया। दुनिया के ट्रेड पर भी इसका बड़ा असर पड़ा है। और इसका दूसरा पहलू देखें तो कच्चे तेल की कीमतों पर इसका कोई असर नहीं है, जो शायद इस बात का संकेत मिल रहा है कि दुनिया के बाजार में इस साल जो मंदी की संभावनाएं हैं वो अब कच्चे तेल की अर्थव्यवस्थाओं को ज्यादा गहरी होती दिखाई दे रही और इसलिए वो कीमतें बढ़ाने की स्थिति में नहीं है।
तो ये स्थिति है। और जैसा कि सर ने बताया कि जो है इसका भी बड़ा योगदान रहा है आज की भारतीय शेयर बाजार की गिरावट में। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक के नतीजे तो खराब रही थे, लेकिन इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाक्रम हो रहा है उसकी वजह से शेयर बाजार में अब गिरावट गहराती दिखाई दे रही है। भारत में प्राकृतिक आपदाओं की वजह से 2018 से 2022 के दौरान 5 वर्षों में करीब 33 अरब डॉलर का ऐसा नुकसान हुआ है जिसको लेकर के किसी तरह का इंश्योरेंस नहीं था। या तो सरकार को इस नुकसान की भरपाई करनी पड़ी है या फिर लोगों को ये नुकसान उठाना पड़ा है। दुनिया की दिग्गज इंश्योरेंस कंपनी स्विस रे ने भारत में बीमा को लेकर के कम जागरूकता का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 2018 से 2022 के दौरान जिस संपत्ति का बीमा था वहां पर सिर्फ 1 अरब डॉलर का ही नुकसान हुआ है। सर, भारत को लेकर के इस रिपोर्ट को किस तरीके से समझा जाए और इसके भीतर क्या छुपा हुआ है वो जरा समझाइए। बिल्कुल, हम लोग अपने कार्यक्रमों में इस पर विस्तार से चर्चा करते रहे कि इकोनॉमिकम हमने विस्तार से चर्चा की थी कि ये जो वसूली हो रही है क्लाइमेट चेंज के कारण, पर्यावरण के नुकसानों के कारण, उसका असर, इकोनॉमिक असर कितना, उसका अर्थशास्त्र वो खुलकर सामने आने लगा है। भारत में केवल 9,000 करोड़ रुपए के लॉसेज इंश्योर्ड थे, केवल 9,000 करोड़ रुपए के, 1.1 बिलियन डॉलर, 9,130 करोड़ रुपए के लॉसेज इंश्योर्ड थे। यानी भारत में टोटल जितना भी बाढ़ के कारण, भूस्खलन के कारण या तमाम तरीके की प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो तबाही होती है, जो नुकसान होता है, उस पर बीमा की स्थिति केवल 9,000 डॉलर की है, जबकि नुकसान थे 2,73,000 करोड़ रुपए के, यानी करीब करीब 32.94 बिलियन डॉलर के। ये बताता है कि भारत में जनरल इंश्योरेंस की या प्रॉपर्टी के इंश्योरेंस की परिस्थिति क्या है। और पर्यावरण की आपदाएं जितनी तेजी से बढ़ रही हैं, उसका सबसे ज्यादा नुकसान आमतौर पर उन्हीं लोगों को उठाना पड़ता है जो सबसे किनारे हैं अर्थव्यवस्था में, बिल्कुल 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 सामान्य कारोबार वाले लोग हैं, और इनके पास अभी भी जनरल इंश्योरेंस की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसा लगता है इन आंकड़ों को देखने के बाद कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जितनी जरूरत लाइफ इंश्योरेंस की है, उतनी ही जरूरत अब जनरल इंश्योरेंस की है, क्योंकि जनरल इंश्योरेंस को बढ़ावा दिए बिना और इंश्योरेंस कवरेज दिए बिना प्राकृतिक आपदाओं के कारण आने वाली गरीबी को रोका नहीं जा सकेगा। और आप ये जाकर प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में भी प्राकृतिक आपदाएं आई पिछले 1-2 साल में, चाहे वो बाढ़ हो या वो भूस्खलन हो, उस इलाकों की अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह तहस नहस हो। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है ये। रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की रेटिंग में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है और आउटलुक स्टेबल बताते हुए रेटिंग को BBB नेगेटिव पर बरकरार रखा है। फिच रेटिंग्स ने भारत की ग्रोथ के अनुमान में 90 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी भी की है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पहले 6% ग्रोथ का अनुमान लगाया था और अब उसे बढ़ा करके 6.9% कर दिया गया है। सर, फिच ने अब रेटिंग तो नहीं बढ़ाई है, GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया है खाली। इसका असर किस तरीके से देख रहे हैं आप? अब फिच की तरफ से भारत की रेटिंग रिवाइज ना करना, BBB नेगेटिव रखना, थोड़ा चौंकाने वाला फैसला है। आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में केंद्र सरकार की तरफ से भी, वित्त मंत्रालय की तरफ से भी रेटिंग एजेंसियों से यह बात करने की कोशिश की गई थी कि भारत की रेटिंग में बढ़ोतरी की जाए। भारत की सॉवरेन रेटिंग काफी खराब है, उसको लेकर काफी बहस होती है भारत के अर्थशास्त्रियों के बीच में और अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों के बीच में कि क्या भारत की रेटिंग इतनी कमजोर, इतनी खराब होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल लगभग 1 दशक से ज्यादा का समय बीत गया है, भारत की सॉवरेन साख में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। जो साख अभी इस समय है भी, वो बेहद निचले स्तर की है। इस समय ये बढ़ोतरी ना होना इसलिए चौंकाने वाला बिल्कुल कि भारत की सरकार के बॉन्ड ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल हो गए हैं। जून से उनकी ट्रेडिंग शुरू होने वाली है। उस ट्रेडिंग की रोशनी में भारत की सॉवरेन साख का बढ़ना या बेहतर होना बेहद जरूरी था, क्योंकि इतनी कमजोर या इस तरीके की BBB नेगेटिव या सबसे निचले स्तर की साख के बाद भारत सरकार के बॉन्ड्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेशक किस तरह लेंगे, ये थोड़ा समझ पाना अभी मुश्किल है। लेकिन फिर एक बार ऐसा हुआ है कि सरकार की तरफ से कोशिशों के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां पिघली नहीं है। उन्होंने भारत की रेटिंग को बेहतर करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वजह सबसे बड़ी यही है, जिस पर लगातार चर्चा होती है रेटिंग एजेंसियों के बीच में, वो भारत का राजकोषीय घाटा और कर्ज की परिस्थिति है। और हमने विस्तार से कार्यक्रम में चर्चा भी की थी इकोनॉमिकम में, जब हमने भारत के कर्ज पर बात की थी कि IMF ने हाल में भारत के कर्ज को लेकर चेतावनी दी है कि भारत की सरकार का कर्ज GDP के 100% के बराबर हो गया है। उसमें भी ये बात हम लोगों ने चर्चा में रखी थी कि ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसे रेटिंग एजेंसियां बहुत करीब से देखेंगी, और जब तक भारत के कर्ज की परिस्थिति बेहतर नहीं होती तब तक रेटिंग एजेंसियां शायद भारत की साख में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेंगी। इधर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने राज्य सरकारों की गारंटियों को लेकर के गठित वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट जारी की है।
रिपोर्ट में गारंटियों को लेकर के प्रस्ताव है कि गारंटी में क्या शामिल होगा, ये साफ तौर पर दर्शाना होगा। साथ ही जिस उद्देश्य के लिए गारंटी दी गई है उसको भी परिभाषित करना होगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि किसी एक वर्ष में जारी होने वाली गारंटियों को लेकर खर्च सरकार की राजस्व से होने वाली कमाई का 5% या फिर राज्य की जीएसडीपी का आधा फीसद या फिर दोनों में भी जो कम होगा वो तय होगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि राज्य सरकार चाहे तो न्यूनतम गारंटी शुल्क भी ले सकती है। सर, ये जो नई व्यवस्था बनाई गई है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी रिजर्व बैंक को? ये गारंटी समझना दिलचस्प है। गारंटियां क्या होती हैं? गारंटियों राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें अपनी तमाम कंपनियों को, अपनी तमाम एजेंसियों को इस तरीके को कर्ज लेने की गारंटी देती हैं। यानी सरकार की गारंटी पर वो बाजार से कर्ज ले सकते हैं। तकनीकी तौर पर भारत के अकाउंटिंग में ये एक बड़ा पेच है या बड़ा झोल है कि राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के राजकोषीय घाटे में प्रत्यक्ष रूप से इन गारंटियों को नहीं दिखाया जाता, जबकि यह कर्ज परोक्ष रूप से सरकार पर ही है, क्योंकि सरकार ने यह वादा किया है कि XYZ कंपनी को बाजार कर्ज दे और सरकार उसके पीछे अपनी गारंटी लगाती है। ये मामला, ये अभी भी देखिए, अभी फिच रेटिंग और भारत के कर्ज से जुड़ी हुई चर्चाओं में ये मामला भी लगातार उठता रहा है कि भारत की सरकारें अपने कर्ज को और अपने घाटे को सही रिपोर्ट नहीं करती, अंडर रिपोर्ट करती हैं। क्योंकि अगर गारंटियों को भी शामिल कर लिया जाए तो केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी के अनुपात में बड़ा हो जाएगा। अंततः रिजर्व बैंक को कहना पड़ा कि अब ये गारंटीबाजी नहीं चलेगी, इस गारंटी को थोड़ा स्पष्ट करना पड़ेगा। तो रिजर्व बैंक का दस्तावेज आया वो काफी खासा महत्वपूर्ण है। वो 3-4 चीजें बड़े स्पष्ट रूप से कहता है कि एक तो राज्य सरकारों को कौन सी गारंटी देनी, कौन सी नहीं देनी, ये लिस्ट करना पड़ेगा। किस एजेंसी को दे रही है, किस कंपनी को दे रही है, ये करना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि उसकी एक सीमा तय करनी होगी, आंख बंद करके गारंटी ना दी जाए। तो जो सीमा तय की गई है वो ये है कि सरकार के टोटल खर्च का, अगर राज्य सरकार का टोटल खर्च है तो उसका शायद 5% का हिस्सा प्रपोज किया गया, और राज्य सरकार का जो जीडीपी है, जीएसडीपी, उसका 0.5% का हिस्सा तय किया गया। और तीसरी बात ये भी कही गई है कि इसके बारे में स्पष्ट रूप से सूचना देनी होगी। स्पष्ट रूप से सूचना देने वाली बात खासी महत्वपूर्ण है। बहुत सारी गारंटियां छिप जाती हैं जिनको कि ऑफ बजट बोरोइंग्स में या बजट की सूचनाओं में छिपा लिया जाता है। रिजर्व बैंक की ये पहल बेहद सराहनीय और जरूरी है, क्योंकि भारत में बजटीय पारदर्शिता को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं और गारंटियां उनका सबसे अंधेरा कोना है, जिसमें सरकारें कई सारी चीजें लपेट कर अपनी कंपनियों को देती हैं और जिससे कंपनियां बाजार से बोरोइंग करती हैं, और कुल सरकार के कर्ज में ही बाद में उनको शामिल करके दिखाया जाता है। बाजार तो ऐसे ही देखता है कि पूरा सरकार का कर्ज है। देखते हैं राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया इस पर कैसी होती है। महत्वपूर्ण है कि ये रिपोर्ट उस समय आई जब फाइनेंस कमीशन का गठन हो चुका है, नया फाइनेंस कमीशन बन गया है। वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य के आर्थिक रिश्तों पर अपनी सिफारिश करेगा। मुझे लगता है कि गारंटियों वाला मामला उसकी रिपोर्ट का हिस्सा भी बनेगा। जी, चलिए, तो अब राज्य सरकारों की टिप्पणियों का, उनकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार इस मामले में रहेगा। लेकिन इस दौरान वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश की जीडीपी में 7.3% ग्रोथ के अनुमान के बावजूद प्रति व्यक्ति आय की ग्रोथ सुस्त रहने का अनुमान है। सरकार की तरफ से जारी अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्रति व्यक्ति आय औसतन 1.85 लाख रुपए रह सकती है, जबकि 2022-23 में ये आंकड़ा 1.72 लाख रुपए था, यानी कि 7.88% की ग्रोथ का अनुमान है। कोरोना के 2 साल और उससे पहले का 1 साल निकाल दें तो ग्रोथ का ये आंकड़ा 21 साल में सबसे कम होगा। सर, ये प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े को जरा समझाइए, इसको किस तरीके से समझा जाए? ये बेहद महत्वपूर्ण खबर आई एक दिन बाद। एक दिन पहले सरकार की तरफ से दावा किया गया विपुल जी कि भारत में मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी कम हुई है और देश में बड़ी संख्या में लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले। इस पर हमने चर्चा की, और अब सरकार की तरफ से आंकड़ा आया जो सरकार के सांख्यिकी विभाग का आंकड़ा है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय की ग्रोथ रेट 21 साल में न्यूनतम स्तर पर है। अब ये दोनों में एक किस्म की असंगति है, किस्म का पैराडॉक्स है, समझना जरूरी है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय कोई बहुत अच्छा पैमाना नहीं है विपुल जी, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय एक औसत पैमाना है जिसमें देश के हर व्यक्ति की आय को एक निश्चित फार्मूले के हिसाब से बांट दिया जाता है। जीडीपी को आबादी के हिसाब से और इस आधार पर दिखाई देता है कि भारत की कितनी प्रति व्यक्ति आय। लेकिन फिर भी हम इससे यह समझ सकते हैं कि भारत में जो जीडीपी की बढ़ोतरी या ग्रोथ दिखाई दे रही है उसका असर लोगों के जीवन पर या लोगों की कमाई और इनकम पर क्या दिखता है। और इस मामले में यह आंकड़ा सरकार की गरीबी घटाने वाली रिपोर्ट का बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि अगर भारत में प्रति व्यक्ति आय में तेज गिरावट हुई है जो दिखाई दे रही, कोरोना काल को हटाने के बाद भी अगर दिख रही है, तो फिर भारत में आर्थिक चुनौतियां शायद कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी हैं। और ये बात हम लोगों ने अपनी चर्चा में कही भी थी कि जो मल्टीनेशनल पॉवर्टी के फार्मूले में बहुत सारी चीजें हैं शामिल हैं जिन पर प्रगति दिखाई देती है, पर जहां इनकम की बात है, कमाई की बात है, वहां
अभी आंकड़ा जीडीपी में बढ़ोतरी का इस बात से संतुष्ट नहीं करता है कि लोगों की आय में बढ़ोतरी हुई है। करीब 1,85,000 रुपए के आसपास, 854 रुपए के आसपास की प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया गया है, जो कि भारत के के हाल फिलहाल के दशकों में 2 दशक में सबसे कम है। जी, चलिए कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का रुख करते हैं फटाफट झटपट में। शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद दिग्गज जीवन बीमा कंपनी एलआईसी के शेयर में लगातार तेजी देखने को मिली है और कंपनी के शेयर का भाव स्तर को भी पार कर गया जहां पर की लिस्टिंग हुई थी। बुधवार को शेयर ने 919 रुपए का उच्चतम स्तर छुआ और कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर के 5.68 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया। बीते 3 महीने के दौरान एलआईसी के मार्केट कैप में 1.8 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि आपको बता दें कि बाजार में जब तेज गिरावट बढ़ी उसके बाद हमने देखा एलआईसी के शेयर में जो है लाल निशान में बंद होता हुआ दिखाई दिया है और पिछले 6 महीने के अंदर शेयर ने करीब 43% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने बढ़ी हुई लागत का हवाला देते हुए गाड़ियों के दाम में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। दाम में आधे फीसद की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़ोतरी मंगलवार से लागू हो चुकी है। मंगलवार को ही कंपनी ने दाम बढ़ाने की घोषणा की थी। अगले साल से मोबाइल फ़ोन पर बिना इंटरनेट वीडियो स्ट्रीमिंग शुरू हो जाएगी। सरकार के अधिकारियों के मुताबिक स्मार्टफोन यूजर्स अगले साल से डायरेक्ट टू मोबाइल तकनीक के जरिए बिना इंटरनेट अपने फ़ोन पर वीडियो देख सकेंगे। इसके लिए सिम कार्ड की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सर, ये कुछ खबरें जो कि झटपट में शामिल थी, आपकी टिप्पणी किसी पर? 2 खबरें महत्वपूर्ण हैं झटपट में। एक तो मारुति की तरफ से कार की कीमतों में बढ़ोतरी फिर हुई है। देखिए, कार की कीमतों में बढ़ोतरी का दौर अब लगातार तिमाही जैसी है, तिमाही या 4 महीने की प्रक्रिया हो गई। हर 4 महीने में भारत की कार कंपनियां कीमतें बढ़ा रही हैं और अब चूंकि कार का बाजार सिमट कर सिर्फ महंगी कारों तक सीमित रह गया है, इसलिए कंपनियों के पास कार की कीमतें बढ़ाने का स्कोप ज्यादा बेहतर हो गया है, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स कम बिक रही है, वैल्यू यूनिट्स की ज्यादा है। तो एक और बढ़ोतरी आ गई। ये संकेत है कि कंपनियों की बैलेंस शीट पर या कंपनियों की बॉटम लाइन पर दबाव लगातार बना हुआ है ऑटो कंपनियों में। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात की डायरेक्ट टू मोबाइल स्ट्रीमिंग शुरू होने वाली है। इसकी लाइसेंसिंग की प्रक्रिया अभी स्पष्ट नहीं है, इस पर खासा विवाद चल रहा है। अलग अलग ऑपरेटर्स ने टीआरआई को इस बात के लिए चिट्ठी लिखी कि इसकी लाइसेंसिंग कैसे की जाए, लेकिन भारत में लाइसेंसिंग का एक नया दौर शुरू होने वाला है जिसमें आपकी मोबाइल पर सीधे वीडियो की स्ट्रीमिंग की जा सकेगी और इसका असर तमाम मोबाइल एप्लीकेशंस पर पड़ेगा, जिन एप्लीकेशन के जरिए आमतौर पर वीडियो देखे जाते हैं। ये एक दिलचस्प जद्दोजहद होने वाली है भारत के कंटेंट के बाजार में, जहां मोबाइल ऐप देने वाली कंपनियां जिनके मोबाइल ऐप से आप कंटेंट लेते हैं उनके बजाय सीधे मोबाइल तक वीडियो पहुंचाने वाली व्यवस्थाएं या सेवाएं शुरू होंगी। देखना होगा इसकी टैरिफ क्या होगी और इसके लाइसेंस के नियम कैसे तय किए जाएंगे। बिल्कुल, काफ़ी दिलचस्प होगा और एक नई शुरुआत तो यहाँ पर देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस चर्चा में आप जुड़े और तमाम खबरों का विश्लेषण किया और बताया कि कैसे ये हमारे जीवन पर असर डाल सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए फिलहाल अब मनी सेंट्रल को तो यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए क्योंकि मनी 9 आपके लिए, आपकी जेब की सुरक्षा के लिए तमाम अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेकर के आ रहा है। तो अपने उन कार्यक्रमों को देखें, अपनी टिप्पणियां दें और उसे कैसे बेहतर बना सकते हैं उसके लिए सुझाव भी दें। मुझे इजाज़त दें, मनी 9 के साथ बने रहें। नमस्कार।